तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक तमिल हॉरर वेब सीरीज़ को जिसका नाम है कानामोची। इसका मतलब होता है लुका छुपी। मतलब यहाँ पे एक आदमी जो छोटे छोटे बच्चों का शिकार करता है और उससे अब उसकी माँ अपनी खुद की बेटी को कैसे संभाले मतलब बचाती है, उसके बारे में पूरा ये वेब सीरीज़ बना है। ये वेब सीरीज़ आपको काफ़ी बांधे रखता है। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा, कोई भी मोमेंट में नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। और बाद बाकी वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे स्टोरी में क्या है क्या नहीं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही समझ में आएगा। पर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अक्सर आप लोग मेरे चैनल को विजिट तो करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलते हैं सिरा स्टोरी की तरफ। बाद में हमें एक लड़की और उसकी मम्मी दिखाई जाती है, जहाँ पे यहाँ पे औरत का नाम प्रिया होता है और वो अपनी बेटी के साथ फिलहाल ही में बेंगलोर से चेन्नई शिफ्ट की होती है, जहाँ पे उसको जो उस फ्लोर का ओनर होता है उसको रूम दिखाने के लिए लेके जाता है, जो कि होता है 9th फ्लोर पे। लिफ्ट में जाते वक्त अचानक से जो लिफ्ट होता है वो 6th फ्लोर में रुक जाता है और दरवाज़ा खुलता है, बट वहाँ पर उसका ओनर मना करता है और थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगती है और उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इस चीज़ को वहाँ पर कोई ऐसा माइंड नहीं करता या फिर नोटिस नहीं करता। उसके बाद वो लोग सीधा जाते हैं 9th फ्लोर पर, जहाँ पर प्रिया को वो घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वहाँ पे वो उस रूम को फिक्स कर लेती है। यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें प्रिया के बारे में बताया जाता है। प्रिया के जो हस्बैंड है वो कैंसर की वजह से 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। उसकी एक बेटी है जिसका नाम आयशु है, पर वो गूंगी है, वो कुछ बोल नहीं सकती है, तो वो सिंगल मदर है, जॉब करके अपनी बेटी को और अपने आप को संभालती है। वो अच्छी टाइम के अंदर प्रिया को वहाँ पे एक नौकरानी भी मिल गई थी जो उसी होटल में काम किया करती थी या फिर उसी बिल्डिंग में काम किया करती थी बाकी सारे फ्लोर्स में। और यहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उस नौकरानी की तरफ से कि यहाँ के किसी भी लोग को किसी से मतलब नहीं होता, मतलब सब अपने अपने रूम में और अपने अपने फ्लैट में घुसे हुए रहते हैं। नया नया यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, जिसके वजह से वो मॉल जाती है अपनी बेटी को कुछ शॉपिंग करने के लिए साथ में लेकर। पर उसी दिन उस लिफ्ट में उसको एक बुढ़िया मिलती है जो उसको और उसकी बेटी को थोड़ी से देख के बातचीत करने लगती है। उसी वक्त फिर से लिफ्ट 6th फ्लोर में रुक जाती है, जिसके बाद उसकी जो प्रिया की बेटी होती है वो 6th फ्लोर की तरफ जाने वाली होती है। उसी वक्त वो बुढ़िया उसका हाथ पकड़ के उसकी माँ को ये कहती है प्रिया को कि अपनी बेटी को संभाल के रखो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सीधा मॉल का, जहाँ पे प्रिया और उसकी बेटी दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो प्रिया शॉपिंग करते हुए थोड़ी सी आगे निकल जाती है, जहाँ पे उसकी बेटी के पास एक आदमी आ जाता है रैंडमली गाय कोई भी, जो उसको प्रिया को आई थिंक प्रिया की जो बेटी थी उसको कुछ अलग नज़र से देखता है या फिर प्रिया को पता नहीं क्यों ऐसे आभास होता है कि उसकी बेटी के साथ वो थोड़ा सा गलत नज़र से देख रहा है। तो वो वहाँ से प्रिया को लेकर मतलब उसकी बेटी को लेकर आगे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब प्रिया शॉपिंग कर रही होती है तो उसको उसी लाइन में एक बच्ची दिखती है जिसके हाथ में रेड कलर का बॉल होता है। वो थोड़ी बहुत प्रिया के साथ बॉल के साथ खेलने लगती है और प्रिया भी उसके साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेती है। जैसे वो पीछे घूम के देखती है अचानक से उसको एक आवाज़ आता है, तो पीछे घूम के जब देखती जितना भी सामान रखा हुआ था उस रो में सब गिरे हुए थे और साथ ही साथ वो जो बच्ची जिसके हाथ में रेड कलर का बॉल था वो भी वहाँ से गायब हो गई थी। ये देख के प्रिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है थोड़ा सा। के बाद माँ बेटी दोनों अपने फ्लोर में रिटर्न आते हैं, जहाँ पे लिफ्ट में जाने से पहले जैसे कि उसकी बेटी आयशु फ्लिप के अंदर घुस जाती है, प्रिया एंटर करने ही वाली होती है, उसके हाथ में जो सामान था वो अचानक से उसका जो जरी था वो फट जाता है, जिसकी वजह से प्रिया सामान उठाने लगती है और उसी वक्त लिफ्ट बंद हो जाता है और उसकी बेटी ऊपर फ्लोर तक निकल जाती है। प्रिया बहुत कोशिश करती है कि आयशु को वो नीचे ले आए पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो प्रिया डर के मारे दौड़ के सीढ़ियों की तरफ से जाने लगती है, जहाँ पे वो 6th फ्लोर के बाहर एक रूम के बाहर प्रिया की बेटी जो आयशु है उसको खड़ी हुई देखती है और उसको खींच के घर के अंदर लेके आती है, मतलब 9th फ्लोर पे जाती है और उसको काफ़ी डांट लगाती है। और बातों ही बातों में उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे उसी नौकरानी से पूछती है कि यहाँ पे 6th फ्लोर का केस क्या है, वहाँ पे लाइक पूरा फ्लोर खाली क्यों रहता है, वहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं है। जहाँ पे वो नौकरानी उसको ये बताती है कि वहाँ पे पहले एक फैमिली रहा करती थी, पता नहीं क्यों क्या हुआ एक दिन उस फैमिली के जितने भी मेंबर थे सबने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से अब आज तक उस फ्लोर में कोई रहता नहीं है। जिसको सुनने के बाद प्रिया को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। यहाँ पे आयशु को डांट तो दिया था बट है तो माई, वो आयशु को मनाने के लिए उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाती है और रिटर्न आते वक्त अचानक से प्रिया की जो बेटी आयशु थी उसका तबीयत खराब हो जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए लेके जाती है और वहाँ पे प्रिया को ये एहसास होता है कि उसका पर्स जो था वो कहीं खो गया है। जिसके बाद वो डॉक्टर को बात करती है, तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, लाइक वो यहाँ पे फ्री में उसका बेटी का इलाज भी करते हैं और साथ ही साथ उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब खेलते हैं और उसको खुश रखते हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पे प्रिया को भी अच्छा लगता है। उसके बाद प्रिया एक कॉल आता है जहाँ पे एक आदमी उसको फ़ोन करके बोलता है कि आपका पर्स मुझे मिला है। मतलब नेक्स्ट डे पहले दिन मॉर्निंग जब वो गई थी मॉल में शॉपिंग करने के लिए, वहीं पर उसका पर्स वो घुमा के आ गई थी, जिसके बाद वो आदमी उसको फ़ोन करता है उसका पर्स पिकअप करने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रिया और उसकी बेटी दोनों जाते हैं उस आदमी के पास ताकि वो पर्स वहाँ पर ले सके। बट उससे पहले एक दिन मतलब एक रात पहले ही यहाँ पे हम आयशु को देख पाते हैं जब वो घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रही होती है। अचानक से वहाँ का लाइट जो होता है वो ब्लिंक होने लगता है, जिसकी वजह से आयशु डर जाती है और जाके छुप जाती है और वहीं पर ही वो प्रिया को जब मिलती है तो प्रिया उसको समझा के सहला के सुला देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब माँ बेटी दोनों जाते हैं वहाँ पे उस आदमी के पास अपना पर्स कलेक्ट करने के लिए, उस बंदे का नाम वहाँ पे संतोष होता है जो यहाँ पे प्रिया को अपना पर्स रिटर्न करता है और वहाँ पे उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे संतोष प्रिया को कॉफ़ी ऑफर करता है। जब वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते तो अचानक से वहाँ पे चर्च का एक रैली जा
जाता है। मतलब उस दिन गुड फ्राइडे था और ऐसा एज अ व्यूअर्स हम लोग को पता तो होगा, गुड फ्राइडे के दिन चर्च के तरफ से एक रैली जाता है, जिससे बीच में जैसे वो चर्च का रैली क्रॉस कर रहा होता है तो प्रिया अचानक से नोटिस करती है कि उसकी बेटी आयशु जो है वो मिसिंग है और वो पागलों की तरह उसको हर जगह ढूंढती रहती है। साथ ही साथ उसके साथ जो संतोष नाम का लड़का था जो उसका पर्स रिटर्न करने आता, वो भी उसको ढूंढने लग जाता है। वो हर जगह उसको ढूंढती है पर उसको कहीं पर भी प्रिया नहीं मिलती है। और साथ ही साथ उसकी थोड़ी देर के अंदर ही वो आगे जाके उस रैली के आगे खड़ी हो जाती है और वहीं पर ही हम एक डीमन को भी देख पाते हैं। मतलब एज अ व्यूअर्स हमें ये समझाया जाता है कि प्रिया की ज़िंदगी में अब ऐसा एक डीमन आने वाला है जो गॉड और उसके बीच में कुछ ना कुछ तो फासले ले ही आएगा। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, उसकी वाइफ चित्रा, जहाँ पे वो दोनों एक शादी में जाने वाले होते हैं और उसी को ज्वाइन करती है चित्रा की एक फ्रेंड जो अपनी बेटी बाबी को लेके आई थी। पर बाबी और यहाँ पे चित्रा के हस्बैंड दोनों बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाबी मना करती है कि उसको शादी में नहीं जाना है। जहाँ पे यहाँ पे चित्रा का जो हस्बैंड होते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं घर पे रह के बच्चे का ध्यान रख लूँगा, और वैसे भी उस शादी में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो उसके बाद बाबी और उसका चित्रा का जो हस्बैंड था उस घर में बैठते हैं और यहाँ पे वो लोग टीवी देखते हैं। एज ए व्यूअर्स हमें नोटिस करते हैं चित्रा का जो हस्बैंड था उसका बिहेवियर उस छोटी सी बच्ची को लेके अच्छा नहीं था। मतलब वो उसको इधर उधर टच किया करता था, उसको लाइक इस टाइप का बिहेव करता था जैसे कि नॉर्मल नहीं था। और बच्ची थी छोटी, जो बाबी थी वो छोटी बच्ची थी, तो उसको ये सब चीज़ों का कोई एहसास नहीं था। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। मतलब अभी तक हमें जो सब कुछ दिखाया जा रहा था वो सब पास्ट का सीन था। प्रेजेंट में हम देखते हैं प्रिया को जो पार्क में जाके वहाँ पे अपनी बेटी आयशु को ढूंढ रही होती है और इधर उधर ढूंढने से भटकने के पहले ही उसको वो लड़की, मॉल की लड़की मिल जाती है जो आके उसको ये कहती है कि आपकी बेटी आयशु मेरे साथ काना मुची खेल रही है, मतलब आंख मिचोली खेल रही है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे प्रिया शॉक में आ जाती है और वो फिर से पागलों के जैसे अपनी बेटी आयशु को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। या इधर आयशु को ढूंढते हुए निराश हो चुकी थी। अब वो सीधा जाती है संतोष के साथ और अपने घर की नौकरानी, वो तीनों मिलकर जाते हैं पुलिस स्टेशन जहाँ पे वो लोग आयशु की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद जब आयशु और मतलब आयशु की जो मम्मी थी प्रिया और वो नौकरानी संतोष जब रिटर्न आ रहे होते हैं तो यहाँ पे प्रिया को एक विजन आने लगते हैं कि वो घर में एंट्री कर रही है। उसको गेट के पास एक छोटा सा बच्चा चॉकलेट ऑफर कर रहा है। जब वो घर के अंदर जा रही है तो घर के अंदर उसको आयशु मिल जाती है और जो कि उसको ये बताती है कि मैं तो लुका छुपी खेल रही होती है। तो प्रिया का उसके बाद जब वो घर पहुंचते तो उसका नींद खुलता है, तो उसको लगता है कि सर ये सब कुछ सच होगा। और एक्चुअल में वो ऐसा होता भी है। जैसे वो उस फ्लोर में एंट्री करती है तो उसको छोटा सा बच्चा दिखता है जो उसको चॉकलेट ऑफर करता है। मतलब जो जो चीज़ें उसने देखा था वो सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। बट वो जब घर के अंदर जाती है उसको कहीं पर भी आयशु नहीं दिखती है और ये चीज़ देख के वो घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक उसका सारी चीज़ें जो उसने देखा था, जो भी विजन्स उसको आए थे वो सब सेम हो रहे थे। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रहा था, जिसको देख के वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है, पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपने हस्बैंड राम को बहुत ज़्यादा मिस करती है। जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें एक उनका पुराना विज़न दिखाया जाता है, जहाँ पे राम प्रिया को ये कह रहा होता है कि तुम अगर कोई भी चीज़ मिस करो या फिर कोई भी चीज़ को घुमा दो, तुम हमेशा शुरुआत से सोचो जहाँ पे तुम उस चीज़ को देखी थी आखिरी बार। और ये चीज़ को सोचते हुए प्रिया को अपनी बेटी आयशु की एक चीज़ याद आती है। मतलब वो पार्क में जहाँ पे उसको उसी मॉल की लड़की बोल रही थी कि हम लोग यहाँ पे लुका छुपी खेलते हैं। अब होना क्या था, प्रिया रात को उठ के उसी पार्क में जाके ढूंढती है आयशु को, बट उसको एक झाड़ी के पास आयशु का चप्पल मिल जाता है, मतलब शू मिल जाता है। और वहीं पर ही पुलिस भी आके प्रिया को पकड़ लेती है और उसको दिलासा देती है कि आपकी बेटी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे प्रिया ये रिवील करती है कि वो एक छोटी सी बच्ची के साथ गई है और यहाँ पे पुलिस वाले भी शौक थे कि आपकी छोटी सी बच्ची आपकी बेटी को लेके कैसे भाग सकती है। बस सीन शिफ्ट होता है सीधा एक दूसरे आदमी के घर पे, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले घुस के उसका लैपटॉप चेक करते हैं और उसको वहाँ से निकाल के ले जाते हैं, मतलब पुलिस थाने अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब वो क्यों लेके जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, वो तो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है सीधा प्रिया के ऊपर। जब अपने रूम मतलब 9th फ्लोर में जा रही होती है लिफ्ट में, तो उसी वक्त वो लिफ्ट फिर से 6th फ्लोर में रुक जाता है, जिसके बाहर प्रिया को वही छोटी सी बच्ची का लाल कलर का बॉल दिख रहा था जो उस दिन वो मॉल में देखी थी। उसके बाद होना क्या था, प्रिया उस बॉल का पीछा करती है और एक रूम के बाहर जाके मिलती है, जिसके अंदर से उसको उसकी बेटी आयशु का रोने का आवाज़ आता है और वो इतनी बेताब हो जाती है कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाती है बिना कुछ सोचे और समझे। उस रूम के अंदर एज अ व्यूअर्स हम लोग भी देख पाते हैं पूरा रूम बर्थडे के लिए डेकोरेट हो रखा था। मतलब हो सकता है जिस फैमिली ने उस दिन वहाँ पे सुसाइड किया था उस दिन में से किसी ना किसी का बर्थडे तो जरूर था। उसके बाद प्रिया उसमें एक फैमिली का फोटो देखती है और एक लड़की का फोटो भी देखती है जिसका नाम वहाँ पे मंजू होता है, और ये वही लड़की होती है जो इतने दिन से प्रिया को विजन की ऐसे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर जगह जो दिख रही होती है। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 2 भी खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें फिर से वो आदमी दिखाया जाता है जिसके साथ वो छोटी सी बच्ची होती है और वो लोग खेल रहे होते हैं। यहाँ पे वो आदमी उस बच्ची के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। चित्रा अपने हस्बैंड को अपनी बच्ची के साथ खेलते हुए देख के काफ़ी खुश भी होती है, बट वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी होती है। जहाँ पे चित्रा की फ्रेंड उसको पूछती है कि क्या हुआ है, जहाँ पे वो बताती है कि उसका पति उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, ना ही उसके साथ ऐसे पर्सनली कोई लाइक उसका रिलेशन बना हुआ है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसको सजेशन देती है, कुछ आइडियाज़ देती है कि तुम ऐसा ऐसा करो, आई होप तुम्हारा शादीशुदा ज़िंदगी सही बन सके।
चित्रा के हस्बैंड को भी देख पाते हैं जो बाबी को फिर से वॉशरूम में किसी न किसी बहाने ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है, जहाँ पे बाबी बहुत छोटी थी और उसको ये सब चीज़ों का समझ नहीं था, पर अब वो उस आदमी से डरने लगी थी धीरे धीरे। सीन सीधा शिफ्ट होता है संतोष के ऊपर। ऐसे व्यूअर्स हमारे दिल में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि संतोष को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है उस प्रिया और उसकी बेटी के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली असली रीज़न ये है कि संतोष का कुछ टाइम पहले ही एक बच्ची के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, जिसको देखने के बाद ये लाचारों के जैसे वहाँ से भाग चुका था और वो बच्ची की वहाँ पे मौत हो जाती है। और इस चीज़ का जो दर्द या फिर गिल्ट उसके अंदर भरा हुआ था और यहाँ पे वो उस गिल्ट को कम करने के लिए प्रिया की बेटी को ढूंढने में उसके साथ दे रहा होता है। संतोष आता है प्रिया के फ्लैट में, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी आए हुए थे और वो लोग प्रिया पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि 6th फ्लोर में एक रूम था जिसका आपने दरवाजा तोड़ा था, जो कि आपको नहीं तोड़ना चाहिए था। प्रिया छोटी सी बच्ची जिस मंजू का फोटो लेके आई थी वो उसको दिखाती है और कहती है इसी बच्ची ने मेरी बेटी आयुष को छुपाया है, जिसको देखने के बाद उस पुलिस वाले के साथ और एक पुलिस वाला था जो फोटो देख के बोलता है ये लड़की तो 20 साल पहले मिसिंग थी, इसका रिपोर्ट लिखा गया था, केस बना था और वो लड़की मिसिंग है, और अगर ये लड़की अभी आपकी बेटी को छुपाई है तो वो कैसे हो सकता है, 20 साल के पहले का कैसे, और अभी तो लड़की 20 साल से ज़्यादा हो चुकी होगी, तो अपने बचपन की उम्र में वो आपकी बेटी आयुष को कैसे लेके छुपा सकती है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे प्रिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मतलब अब तक हम लोग जिस लड़की को वो रियल समझ रही थी, जो छोटी बच्ची समझ रही थी, वो एक गोस्ट है और कोई नहीं। दोस्त और प्रिया दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग मंजू का जो केस था उसके पजल को क्लियर करेंगे, तभी जाके हमें यहाँ पे उसकी बेटी आयुषु के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं उसी पुलिस वाले के घर में, जिसके साथ मिलके वो पुलिस वाला वो रिपोर्ट लिखाया था या फिर उस केस के ऊपर छानबीन हो रही थी। जिसके बाद उनको पता चलता है कि जो मेन ऑफिसर था जो इस बारे में डिटेल्स चेक कर रहा था उसकी बहुत पहले मौत हो चुकी है। अब वो कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में जानने के लिए उस पुलिस वाले की वाइफ के पास जाते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि उनके हस्बैंड इस काम को लेकर काफ़ी सीरियस थे और उनकी मौत के 3-4 दिन पहले ही उनको एक होटल में वो बैठ के जब खाना खा रहे होते तो एक रेंडमली कॉल आता है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और रात को निकल जाते हैं। जिसके बाद 4 दिन के बाद उनकी लाश वहाँ पे उनको मिलती है। अब उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुई, कौन मारा और वो कॉल किसका था, ये सब कुछ एक मिस्ट्री बन गया था और उनकी मौत के बाद से ये केस बंद हो गया था। और उस दिन से हम मंजू को कभी मिले ही नहीं थे, मतलब मंजू मिसिंग थी। अब वो कहाँ थी, क्या थी, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी और साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली ने तो सुसाइड भी कर लिया था। प्रिया को यहाँ पे एक सुराग मिल जाता है, मतलब उस पुलिस ऑफिसर के पास से उसको एक वीडियो कैमरा मिल जाता है जो मंजू की फैमिली के साथ कनेक्टेड था। मतलब जब वो केस वहाँ पे उसको मिला था तो वो वीडियो कैमरा भी उसको मिला था, जहाँ पे उसको मंजू के बारे में पता चलता है कि मंजू पैदा हुई थी, उसका एक बड़ा भाई था जो अब नॉर्मल था और यहाँ पे उसका बाप उसके बर्थडे मनाया करता था। जहाँ पे लास्ट टाइम हमने एज अ व्यूअर्स तो देखा था कि रूम पूरा डेकोरेट हो रखा था, मतलब उस दिन मंजू का ही बर्थडे था जिस दिन वो मिसिंग हुई थी। उसकी बेटी खोने की वजह से उसका बाप ने सुसाइड कर लिया था और उसकी मम्मी इस सदमे को सह नहीं पाई थी और उनकी भी मौत हो गई थी। बट उसका भाई जो एक अधमरा हालत में मिला था, जिसको एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था, और उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता है। वीडियो कैमरा में एक चीज़ यहाँ पे नोटेड होके रहती है, मतलब उस दिन जब यहाँ पे उसकी बेटी मंजू रूम में खेल रही होती है, उसका छोटा भाई उसके पापा का कैमरा लेके पलंग के नीचे छुप जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि मंजू के साथ एक आदमी आया होता है और वो आदमी कौन था, क्या था, वो तो वीडियो में शूट नहीं हो पाता है। और उसी आदमी के ऊपर सबका निशाना होता है कि शायद उसी आदमी ने यहाँ पे मंजू को किडनैप किया या फिर मंजू को लेकर कहीं चला गया है, बट वो आदमी कौन था, कहाँ था, ये एक पुलिस के लिए मिस्ट्री बन के रह चुका था। सीन सीधा शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसको पुलिस वालों ने घर से उसको उठा के ले आए थे और यहाँ पे उसको अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो बच्चों के छोटे बच्चों की जो गलत वीडियोस, मतलब नेकेड वीडियोस होते हैं, और वो देख रहा था, जिसके वजह से पुलिस वालों को उसके बारे में खबर मिली थी और वो उनको उठा के जेल में डाल देता है, क्योंकि ये देखना एक क्राइम ही होता है। इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फिर से चित्रा का हस्बैंड को दिखाया जाता है जो उस छोटी सी बच्ची के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुका था। इनफैक्ट वो दूसरे दिन उसकी बेटी के साथ घुमा करता था, बट यहाँ पे उसकी जो छोटी सी लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई रहती थी। अब वो चित्रा के हस्बैंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, बट वो छोटी सी बच्ची थी तो इस बारे में किसी से बोल नहीं पाती थी और वो चुपचाप ये सारी चीज़ें, जो ट्रॉमा था उसके साथ हो रहा था, वो सब कुछ वो झेल रही थी। टाइम में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम प्रिया और यहाँ पे संतोष को देखते हैं, जो बानू जो मंजू का भाई था उसको मिलने के लिए उस अनाथ आश्रम में जाते हैं, जहाँ पे उनको वहाँ का वार्डन ये कहता है कि वो हमेशा अकेले ही रहता है, ना ही किसी से बात करता है, ना ही किसी से मिलता है। कभी कभी अनाथ आश्रम में किसी का भी बर्थडे होता है वो 5 मिनट्स के लिए खुश तो हो जाता है, फिर बाद बाकी टाइम वो उदास होकर रहता है। मतलब उनका सीन क्लियर था, जब भी वो किसी का बर्थडे देखता था तो उसको उसकी बहन को याद आता था और उसकी बहन को वो याद करता था, कुछ अच्छे मेमोरीज उसको 5 मिनट के लिए याद आते थे। बट उसके बाद पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा है या फिर ऐसा कौन सा ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ गया है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया है।
प्रिया जाती है भानु से मिलने के लिए, पर भानु यहाँ पे किसी से मिलना नहीं चाहता था और यहाँ पे वो प्रिया से भी नहीं मिलता, जिसके बाद प्रिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो वो रिटर्न अपने घर आ जाती है, जहाँ पे फ्लोर में उसको वही बूढ़ी दादी मिलती है जो पहले सीन में हमें दिखाई गई थी, जहाँ पे वो उसको बच्चे के बारे में या फिर यहाँ पे मंजू की फैमिली के बारे में पूछती है। तो वो बूढ़ी आदमी औरत बताती है कि वो पहले वहीं पर ही काम किया करती थी और वहाँ पर वो मंजू की फैमिली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो प्रिया का मदद करने के बारे में उसको बताती है। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसके फैमिली का सुसाइड मतलब आत्महत्या होने के बाद से वो बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। मतलब यहाँ तक तो हमें पर्सनली पता था, बट आखिर क्या था क्या नहीं, वो उन सब चीज़ों में मदद करने के लिए प्रिया का साथ देना चाहती थी, जस्ट बिकॉज वो उस फैमिली के साथ जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मंजू के साथ क्या हुआ क्या नहीं उसको न्याय मिल जाए बस। और उसकी दादी और साथ ही साथ संतोष तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मतलब प्रिया उस दादी को बोलती है कि आप जाके वहाँ पे उसके मंजू के भाई को लेके आइए यहाँ पे, और मैं इस घर को उस दिन के बर्थडे की पार्टी जैसा सजा देती हूँ और साथ ही साथ मंजू की जो मम्मी थी उनके जैसा कपड़ा पहन लेती हूँ, ताकि वहाँ पे उसके बेटे का जो दिमागी हालत है वो ट्रिगर हो जाए कि उस दिन उसने क्या ऐसा देखा था, तो शायद कुछ ना कुछ वो बता सके, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको अपनी बेटी को ढूंढने में आसानी होगी। जिस बात को सुनने के बाद संतोष और वो बूढ़ी अम्मा दोनों मान जाते हैं और वो लोग सीधा जाते हैं वहाँ पे उसके बेटे को लाने के लिए। इधर हम पुलिस स्टेशन में भी देख पाते हैं पुलिस वाले कुछ प्रोस्टिट्यूट आदमी लोग को बुलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उसकी बेटी आयशु को किसी ऐसी जगह में बेच दिया गया होगा, बट यहाँ पे भी उसको कोई सुराग नहीं मिल पाता है। यहाँ पे पुलिस को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चलता, बट हाँ उसको एक आदमी से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो अक्सर बच्चियों का डिमांड किया करता है। मतलब सिंपल सा केस था। उसके बाद हमें एज अ व्यूअर्स एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जिसने आयशु का चेकअप किया था और वहाँ पे उसके पास आयशु बंधी हुई थी। मतलब कोई और नहीं, वो डॉक्टर ही था जो आयशु को उठा लिया था और शायद उसके साथ मिसयूज या फिर मिसबिहेव कुछ करना चाहता था। और एज अ व्यूअर्स आप लोग को अगर याद हो कि पहले सीन में हमें मंजू का पति दिखाया जा रहा था, तो ये डॉक्टर कोई और नहीं उसी का ही पति है जो अभी बुढ़ापा में आ चुका है पर अपनी हरकतें नहीं छोड़ पा रहा है। इधर एज अ व्यूअर्स हमें चेत्रा को भी दिखाया जाता है जो जिंदा लाश बन चुकी थी। मतलब उस दिन उसके फ्रेंड ने जो उसको कुछ टिप्स दिए थे अपने पति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो अट्रैक्ट करने के जो टिप्स को इस्तेमाल करने के बाद उसको पता तो चला कि उसका पति उसमें क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब जब ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर मतलब पुलिस को बताने जाने वाली थी, तो उसका जो पति डॉक्टर था वो उसको इस तरह का हालत में कर देता है, ना वो किसी को कुछ बोल पाती है ना सुन पाती है, बस अपने सामने अपने पति की जो गंदी और नीच गलीच हरकतों को देख के बस आंखों से आंसू बहाती रहती है। प्रिया को भी देख पाते हैं जो अपने फ्लैट को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर चुकी होती है और यहाँ पे वो केक भी लेके आती है ताकि वो मंजू के बर्थडे को मना सके और कहीं ना कहीं उसके भाई के दिमाग में ट्रिगर कर सके। जिस शॉप में वो केक लेने गई होती है उसी शॉप में वहाँ पे डॉक्टर भी केक लेने आया होता है, क्योंकि वो आज प्रिया की बेटी जो आयशा था उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाला था। वो दादी और संतोष को भी देख पाते हैं जो मंजू के भाई को लेके आ रहे होते हैं, बट अचानक से वो ऑटो से निकल के भाग जाता है और इधर वो दौड़ते हुए यहाँ पे प्रिया के घर में आ जाता है। जिसके बाद प्रिया के घर को उस बर्थडे के दिन सजा हुआ देखकर और यहाँ पे प्रिया की जो मतलब प्रिया जो थी वो उसकी मम्मी के जैसे साड़ी पहन के तैयार हुई थी, जिसके वजह से उसको लगता है कि उसकी माँ है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और इमोशनली होकर वहाँ से भाग जाता है। मतलब वो सीधा जाता है उस डॉक्टर के घर की तरफ और वहाँ पर डॉक्टर के घर के बाहर खड़ा होकर वो पत्थर फेंकने लग जाता है। को ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब वो सोचती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी, मतलब वो सुसाइड कर लेगी। बट उसी वक्त उसके पति को आखिरी वक्त में दिया हुआ उसको अपना प्रॉमिस याद आता है, जो मतलब जब उसका पति मरने वाला था वो मरना नहीं चाहता था, बट कैंसर के लास्ट स्टेज में होने की वजह से वो अपनी किस्मत के साथ लड़ नहीं पाता है और वो मरने से पहले बस इतना प्रॉमिस कर मांग के जाता है कि तुम कुछ भी हो जाए आयशा का ध्यान रखना। जिसके बाद यहाँ पर प्रिया अपने सुसाइड का जो सदमा था या फिर सुसाइड करने का जो ड्रीम सब मतलब सोच रही थी उसको यहाँ पर निकालती है और यहाँ पर प्रिया को मतलब जो आयशा थी उसको ढूंढने लग जाती है। प्रिया भानु का पीछा करती है और उसी डॉक्टर के घर के बाहर जाती है, जहाँ पे वो घर के अंदर घुसती है तो उसको वहाँ पे चित्रा मिलती है और वो आंखों के इशारे में उसका जो एक सीक्रेट रूम होता है वहाँ पे भेज देती है, जहाँ पे प्रिया देख पाती है अपनी बेटी आयशा को। और उस दिन आयशा को डॉक्टर ने जो था उसको मेकअप किया, लिपस्टिक लगाया था, इनफेक्ट नया ड्रेस भी बनाया था। मतलब उस दिन वो उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत करने वाला था। जब यहाँ पे आयशा की मम्मी उसको देखती है प्रिया जब देखती है डॉक्टर को तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उस पर हमला कर देती है। पर उसी वक्त डॉक्टर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है उसके सर में एक डंडा मार के उसको पानी के अंदर फेंक देता है और मरने की हालत में छोड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है आयशा को लेकर। संतोष भी आ जाता है, जिसको एक बाहर का आदमी ये कहता है कि वो पर्स वाली लड़की इधर भागते हुए गई है। जिसके बाद संतोष उस घर के अंदर घुसता है और यहाँ पे प्रिया को बचा लेता है पानी के अंदर से निकाल के। और यहाँ पे प्रिया और संतोष मिलके अब उस डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं, मतलब जो कि आसान नहीं था क्योंकि डॉक्टर अभी लोग के हाथ में आने ही नहीं वाला था। वो कहाँ गया है क्या गया है ये किसी को भी नहीं पता था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके जो बुरे कर्म थे वो इन लोग का मतलब उसका साथ छोड़ के इनका साथ दे रहे थे। मतलब वो जो छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं थी जिनका साथ उसने गलत किया या मारा था वो सब की आत्माएं होती हैं, वो आती हैं और प्रिया को यहाँ पे रास्ता दिखाती है। मतलब उसको जंगल की तरफ लेके जाती है जहाँ पे प्रिया एक अंडरग्राउंड रूम में देखती है जहाँ पे हर एक बच्ची
छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ जो होती हैं उनके लाशों को एकदम सजा के रखा जाता है डोल के जैसे। मतलब ये आदमी इतना दरिंदा था, छोटे बच्चों के साथ सिर्फ मिसयूज़ नहीं करता था, उनके साथ गलत करता था, साथ ही साथ उनको मार के उनकी बॉडी को फ्रीज करके रखा करता था, मतलब अपने शौक के लिए। ये क्या वाला था, प्रिया को ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर पे जाके हमला कर देती है। और उसी वक्त भानु आता है, जो भानु भी उसको बचाने की कोशिश करता है, बट इन दोनों को यहाँ पे डॉक्टर काफ़ी गंदे तरीके से मारते रहता है। और उसी वक्त में वहाँ पे संतोष भी आता है, जिसको डॉक्टर ही मार देता है। मतलब दोनों तीनों चारों को डॉक्टर पकड़ के वहाँ पे पीट रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पे जो प्रिया थी उसके अंदर मंजू की आत्मा आ जाती है और उसके बुरे कर्मों का सजा देती है। मतलब उस डॉक्टर को वहाँ पे वो मार के ख़त्म कर देती है। इसी जगह में वहाँ पे डॉक्टर की मौत हो जाती है और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये था इस वेब सीरीज का कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन। टोटल 5 पार्ट्स है और मैंने 5 के 5 पार्ट्स यहाँ पे एक ही मूवी में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कर दो यार, क्या ही जाता है आप लोग का, सब्सक्राइब भी तो करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट वेब सीरीज या नेक्स्ट मूवी के लिए आप लोग का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।